brought to you by Kuku FM. Download the app now. ईरान की राजधानी तेहरान में एक जेल है, इवन जेल। आपने नाम सुना, अब कुछ कहानियां सुन लीजिए। नंबर 1, ये जनवरी 1982 की बात है। रात के 9 बजे थे। तभी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 सैनिक मेरे घर में घुसे। उन्होंने मुझे घर से घसीट कर कार में डाल दिया। इसके बाद कार सीधे एक जेल में रुकी। उन्होंने मेरी आंख पर पट्टी बांध दी थी। फिर मुझसे एक लड़की के बारे में पूछा गया। मैं उसके बारे में नहीं जानती थी। इसके बाद 2 लोगों ने मेरे हाथों में हथकड़ी बांध दी, फिर बिस्तर पर उल्टा लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे तलवों पर चाबुक से बेतहाशा मारा। तब से रेप और टॉर्चर की घटनाएं आम हो गईं। ये किस्सा मरीना नेमत ने स्काई न्यूज़ में लिखे एक आर्टिकल में बयां किया था। दिसंबर 2017 में मरीना को उस जेल में 2 साल तक रहना पड़ा था, 1982 से 1984 के बीच। गिरफ्तारी के वक्त उनकी उम्र महज 16 साल थी। मरीना का कसूर बस इतना था कि उन्होंने इस्लामिक क्रांति के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। मरीना नेमत 1991 में ईरान छोड़कर कनाडा चली गईं। तब से वो ईरान की जेलों की बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। अब दूसरा किस्सा, ये सुनाया था एक टैक्सी ड्राइवर ने, नाम फरजाद। उसके पास एक दिन पुलिस स्टेशन से फोन आया। कहा गया कि थाने आकर हाजिरी दे। फरजाद को लगा कि ये उसकी ड्राइविंग से जुड़ा मामला है, लेकिन आगे जो हुआ वो उसकी सोच से बिल्कुल इतर था। फरजाद ने पुलिस वालों से वारंट दिखाने को कहा। इस बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा फरजाद को नकाब पहनाकर जेल ले जाया गया। वहाँ उसे वार्ड नंबर 209 में रखा गया। इसे ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री चलाती है। फरजाद को पहले दिन सुबह 8 बजे एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ उससे कुछ सवाल पूछे गए। जवाब नहीं देने पर बेइंतहा पिटाई की गई। ये सिलसिला अगले 2 हफ्ते तक चला। फिर एक दिन ट्रायल हुआ। जज ने 5 मिनट के भीतर फैसला सुना दिया। सरकार विरोधी एक संगठन से संबंध रखने के आरोप में 5 साल की कैद। फरजाद को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। आपने 2 अनुभव सुने, लेकिन पूरी कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। इवन जेल को दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक माना जाता है। इसमें हुए अत्याचार की कहानियां तेहरान के अलग अलग हिस्सों में दफन है। लेकिन आज इस जेल की चर्चा क्यों? दरअसल हैकर्स ने इसी इवन जेल के कुछ वीडियोस लीक किए हैं। इन वीडियोस में कैदियों को बुरी तरह से टॉर्चर करते देखा जा सकता है। सरकार ने कहा है कि ये वीडियो असली है। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है। साथ ही ये भी कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब ईरान ने ऐसे किसी मामले में माफी मांगी है। इससे पहले भी इवन जेल में कैदियों के साथ बदसलूकी की खबरें बाहर आ चुकी हैं, लेकिन ईरान ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया था। ये वीडियोस आखिर किसने लीक किए? इस जेल की पूरी कहानी क्या है? यहाँ कैद रह चुके लोगों के क्या अनुभव रहे हैं? सब विस्तार से जानेंगे। ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान में इस समय क्या चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। पहले इतिहास की बात। ये 1970 के दशक के शुरुआती सालों की बात है। उस समय ईरान में मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन चल रहा था। शाह के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। सड़कों पर शाह के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन भी बढ़ने लगे थे। ऐसे में शाह ने अपनी खुफिया एजेंसी को काम पर लगाया। हजारों की संख्या में विरोधियों को गिरफ्तार किया गया। जब जेलों में जगह कम पड़ी तो नई जेल बनाई गई। तेहरान में इवन जेल का निर्माण भी शाह के दमन वाले अभियान के तहत किया गया। जल्दी ही इवन जेल टॉर्चर फैक्ट्री के तौर पर कुख्यात हो गई। अप्रैल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह पहले ही देश छोड़कर भाग चुके थे। इसी के साथ ईरान में राजशाही खत्म हो गई। ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। उम्मीद की जा रही थी कि क्रांति के बाद इवन जेल को बंद कर दिया जाएगा या कम से कम वहां चल रही बर्बरता पर लगाम लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस्लामिक क्रांति के बाद जेल का प्रबंधन रेवोल्यूशनरी गार्ड और रेवोल्यूशनरी कोर्ट के पास पहुंचा। उनका काम था जो कोई इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ जाए उसे सही रास्ते पर लाया जाए। इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता था। इसी दौर में मुजाहिदीन ए खल्क यानी MEK नाम के एक संगठन का उभार हुआ। इसकी स्थापना साल 1965 में हुई थी बतौर वामपंथी मुस्लिम गुट। इसने शाह के खिलाफ विरोधी प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया था। MEK ने इस्लामिक क्रांति के दौरान अयातुल्ला खुमैनी का सपोर्ट किया, लेकिन जब MEK के मुखिया मसूद रजावी को पहला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोका गया तो ये गुट सरकार के खिलाफ हो गया। MEK ने दावा किया कि वो ईरान में लोकतंत्र का समर्थन करता है। उसने महिलाओं की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग भी उठाई। MEK ने इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इसे रोकने के लिए सरकार ने MEK सपोर्ट्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
रज़ावी देश छोड़कर भाग गए। उनके गुट ने ईरान इराक की लड़ाई में सद्दाम की सेना के साथ मिलकर कई हमले भी किए। रज़ावी तो देश छोड़कर जा चुके थे, लेकिन जो पीछे छूट गए थे उनका जीना हराम होने वाला था। लोगों को प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए या किसी तरह का सरकार विरोधी साहित्य रखने के आरोप में अरेस्ट किया जाने लगा। इनमें से अधिकतर इवन जेल में रखे गए। इस जेल को पहले 300 कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था। बाद में कैपेसिटी बढ़ाकर 1500 कर दी गई, लेकिन इसमें एक समय 15,000 से अधिक लोगों को कैद में रखा गया था। 1988 में ईरान इराक युद्ध खत्म हो गया। तब सुप्रीम लीडर ने फतवा जारी किया। कहा गया कि जो कोई इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ है वो अल्लाह के खिलाफ है। ऐसे लोगों को एक ही सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत। इसके बाद एक ड्रामा शुरू हुआ। अचानक से पूरे ईरान में जेलों के दरवाजे बंद होने लगे। फैमिली विजिट्स पर बैन लगा दिया गया। रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर पर रोक लगा दी गई। किसी भी तरह का बाहरी संपर्क काट दिया गया। उन दिनों में सिर्फ कुछ पगड़ीधारी अधिकारी अंदर जेलों में आते थे। वे कैदियों से 1-2 सवाल पूछते और उनके भविष्य का फैसला कर दिया जाता था। ये सवाल विरोधी गुट से रिश्ते की पुष्टि के लिए किया जाता था। जिनकी पुष्टि हो जाती उन्हें सीधे फांसी वाली जगह पर भेज दिया जाता था। फांसी पर लटकाने के बाद लाशों को अज्ञात कब्रों में दफन कर दिया जाता था। ये नरसंहार अगले 5 महीने तक चला। तब तक लगभग 30,000 कैदियों को फांसी पर चढ़ाया जा चुका था। इवन जेल भी इस बर्बरता का गवाह बनी। वहां एक दिन में 200 लोगों को असेंबली हॉल में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये सिलसिला कम भले ही हुआ है, लेकिन आज तक रुका नहीं है। कैदियों के साथ टॉर्चर की घटनाएं आम हैं। हमने एपिसोड की शुरुआत में जो 2 कहानियां सुनाई वो इसका एक छोटा सा हिस्सा भर है। अब सवाल ये आता है कि आज इवन जेल की चर्चा क्यों है? अभी तक लोगों ने इवन जेल के अंदर की डरावनी कहानियां भर सुनी थी। अब उसकी सच्चाई लोगों के पास पहुंच गई है, सीसीटीवी फुटेज की शक्ल में। कैसे? हैकर्स का एक ग्रुप है, जस्टिस फॉर अली। इसने पिछले साल इवन जेल के सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया था। अगस्त 2021 में उसने इन वीडियोस को न्यूज़ एजेंसी एपी और रेडियो फ्री यूरोप के हवाले किया। वहां से ये वीडियोस पब्लिक डोमेन में आ गए। अब सवाल ये भी आता है कि इन वीडियोस में क्या दिख रहा है। एक वीडियो में एक कैदी को लातों से मारा जा रहा है। उसी समय जेल के कुछ और गार्ड्स वहां आते हैं और फिर सब मिलकर कैदी को पीटने लगते हैं। दूसरे वीडियो में एक कैदी कार पार्किंग में गिर जाता है। उसके बाद कुछ गार्ड्स आकर उसे घसीट कर ले जाते दिखते हैं। एक और वीडियो है जिसमें एक मौलवी कैदी के ऊपर कूदता दिख रहा है। हैकर्स ग्रुप का कहना है कि ये तो सिर्फ नमूना भर है। इवन जेल में रह चुके पूर्व कैदियों ने भी कहा है कि उनके साथ जो हुआ उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। एक फुटेज में इवन जेल का कंट्रोल रूम दिख रहा है। हैकर्स ने स्क्रीन हैक कर उस पर लिखा है, इवन जेल इब्राहिम रईसी की काली पगड़ी और सफेद दाढ़ी पर धब्बा है। रईसी इस समय ईरान के राष्ट्रपति हैं। 1988 में ईरान की जेलों में हुए नरसंहार के दौरान जज थे। उस दौरान रईसी ने कई विरोधियों के मौत का फरमान लिखा था। फुटेज लीक होने के बाद भारी बवाल मचा। ईरान के जेल सिस्टम की आलोचना हुई। 24 अगस्त को ईरान की प्रिजन सर्विस के मुखिया मोहम्मद मेहदी हज मोहम्मदी ने कहा कि सभी फुटेज असली हैं। उन्होंने इस बर्बरता की पूरी जिम्मेदारी ली। मोहम्मदी ने यह भी कहा कि इस तरह की घटना आगे कभी नहीं होगी। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। संभवतः ये पहली बार हुआ है कि ईरान में जेलों की हालत पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने माफी मांगी हो। इतना तो तय है कि सरकार को पहले से इवन जेल की सच्चाई पता थी। पहले भी सामाजिक संगठनों और जेल में रह चुके लोगों ने वहां की हकीकत बयां की, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जबकि सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे इससे क्या बदलाव आता है। आपने ईरान की सबसे कुख्यात जेल की कहानी सुनी। अब चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ, जहां की सत्ता एक कुख्यात संगठन के हाथ लग चुकी है और पूरा देश जेल में तब्दील हो गया है। लोगों को घुटन महसूस हो रही है। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हजारों की संख्या में लोग बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। लगभग पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान संकट के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। इसी मसले को लेकर 24 अगस्त को G7 देशों की बैठक हुई। इसमें एयरलिफ्ट कैंपेन की डेडलाइन और तालिबान की सरकार को मान्यता देने पर विचार होना था। अमेरिका ने ज़रूरतमंदों को बाहर निकालने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय कर रखी है, लेकिन जिस तेज़ी से लोगों की संख्या बढ़ रही है, इस तारीख तक सबको बाहर निकाल पाना असंभव लग रहा है। G7 की बैठक में ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिका पर दबाव डाला कि वो डेडलाइन बढ़ाए, ताकि जो लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें निकाला जा सके। इस मांग पर अमेरिका ने कोई भरोसा नहीं दिया। बाद में सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो 31 अगस्त को लेकर प्रतिबद्ध है।
इससे पहले तालिबान ने साफ कर दिया था कि वो 31 अगस्त के बाद किसी तरह की मोहलत नहीं देगा। तालिबान ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। G7 की बैठक शुरू होने से ठीक पहले एक और दिलचस्प खबर सामने आई। एपी और वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया विलियम बर्न्स काबुल में हैं। उन्होंने वहां तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात की पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई। जब ये सवाल CIA से पूछा गया तो उसने कहा कि वो अपने बॉस की ट्रैवल डिटेल्स शेयर नहीं करते। इस बीच तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर एक चेक पॉइंट बना दिया है। जिन भी लोगों के पास बाहर जाने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है, उन्हें पहले ही रोका जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काबुल एयरपोर्ट के पास परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। दूसरा मुद्दा तालिबान की सरकार को मान्यता देने से जुड़ा था। क्या G7 देश तालिबान को मान्यता देंगे? फिलहाल तो नहीं। ग्रुप में शामिल सभी देशों ने एकमत से कहा है कि यह फैसला पूरी तरह से तालिबान के रवैये पर निर्भर करेगा। मसलन महिलाओं की आज़ादी, ड्रग्स की स्मगलिंग और आतंकियों को पनाह देना। तीसरा मुद्दा अफगानिस्तान में आतंकियों का सुरक्षित बेस तैयार होने की आशंका से जुड़ा था। तालिबान ने अफगानिस्तान की जेलों में बंद कई इनामी आतंकियों को छुड़ा लिया है। उनमें से कई विदेशी धरती पर हमले के आरोपी हैं। पिछली बार के शासन के दौरान तालिबान ने अलकायदा को सुरक्षित रिहाइश मुहैया कराई थी। उसी संरक्षण में अलकायदा ने 9/11 हमले की प्लानिंग की और अंजाम भी दिया। अमेरिका ने कहा है कि भले ही अफगानिस्तान में उसका मिशन पूरा हो गया है, लेकिन वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। मतलब ये कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल अमेरिका और नाटो का ध्यान लोगों को बाहर निकालने पर है। अमेरिका इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उसके 3000 से अधिक सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर तैनात हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से लगभग 70,000 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। इसमें विदेशी नागरिक और नाटो सेनाओं के लिए काम कर चुके अफगान भी शामिल हैं। अब एक खुलासे की बात। ये मामला न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या से जुड़ा है। दानिश अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करने गए थे। 16 जुलाई को तालिबानियों के हमले में उनकी जान चली गई। उस दिन वो अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ सफर कर रहे थे स्पिन बोल्डक इलाके में। अब रॉयटर्स ने पूरे मसले पर एक विस्तृत रिपोर्ट पब्लिश की है। सैटेलाइट इमेजेस, विशेषज्ञों और उस दिन के फोन लोकेशंस के सहारे दानिश सिद्दीकी की हत्या की कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई है। अब आपको बताते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। तालिबानी एक एक कर नए शहरों पर कब्जा कर रहे थे। अफगान सेना शहरों को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। स्पिन बोल्डक में भी ऐसा ही हुआ। वहां अफगान स्पेशल फोर्स तालिबानियों को खदेड़ने के लिए गई, लेकिन दाव उल्टा पड़ा। उन्हें वापस भागना पड़ा। जिस गाड़ी में दानिश आए थे, उसके ड्राइवर ने उनको गोली लगते देखा। उन्हें 2 सैनिकों के साथ काफिले की तरफ भागते हुए भी देखा गया। काफिले के कमांडर को लगा कि सभी लोग आ चुके हैं। वे वापस लौट आए, लेकिन दानिश पीछे छूट गए थे। इसी गलतफहमी के कारण वो तालिबान के कब्जे में आ गए, जहां उनकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों की समीक्षा से पता चला कि दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद भी उन्हें कई गोलियां मारी गईं। एक खबर यह भी चली थी कि उनकी लाश को भारी वाहन से कुचला भी गया था। शुरुआती जांच में इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई। पहले ये रिपोर्ट आई थी कि स्पेशल फोर्स और तालिबान के बीच गोलीबारी में दानिश की मौत हुई, लेकिन अब पता चला है कि मुठभेड़ के दौरान उन्हें रॉकेट का एक छर्रा लगा था, जिसके बाद उन्हें पास की मस्जिद में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं से वो पीछे छूट गए। जब पीछे रहे काफिले को दानिश और 2 स्पेशल कमांडोज के पीछे छूटने के बारे में पता चला, कमांडर ने अपने कमांडो को फोन किया। उसका फोन एक तालिबानी लड़ाके ने उठाया। कमांडर ने दानिश का परिचय देकर उनकी जान बख्शने की गुजारिश की, लेकिन तब तक उनकी हत्या हो चुकी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में संस्था के अंदर की कई खामियों को भी उजागर किया गया है। दानिश की मौत के समय रॉयटर्स का काबुल या दक्षिण एशिया में कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं था। मार्च 2021 में ग्लोबल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट खाली हुई थी, उसे अभी तक भरा नहीं गया है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में उनके एडिटर्स को भी स्पिन बोल्डक मिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रॉयटर्स ने कहा है कि वो सभी तथ्यों की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, ताकि कोई और अपनी ड्यूटी करते हुए नृशंसता का शिकार न बने। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी वियतनाम से है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इन दिनों एशियाई देशों की यात्रा पर हैं। 24 अगस्त को उन्हें सिंगापुर से वियतनाम के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन ऐन मौके पर वियतनाम में मौजूद 2 अमेरिकी अधिकारियों के बीमार होने की खबर आ गई।
सुरक्षा जांच पूरी होने तक उन्हें सिंगापुर में रोक कर रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अधिकारी हवाना सिंड्रोम की चपेट में आए हैं। हवाना सिंड्रोम एक रहस्यमयी बीमारी का नाम है। इसमें पीड़ित को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद उसका सिर बोझ से फटने लगता है। कई लोगों में चक्कर आने की समस्या देखी गई, जबकि कुछ लोग 5 मिनट पहले की चीजों को भी याद नहीं रख पाते थे। इस तरह का पहला मामला पहली बार साल 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में आया था। वहां CIA के स्टेशन में काम कर रहे कुछ एजेंट्स इसका शिकार हुए थे। हवाना के बाद इस तरह की घटनाएं रूस, जॉर्जिया, पोलैंड, ताइवान और ऑस्ट्रिया में भी सामने आईं। अब इस लिस्ट में वियतनाम का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिका अभी तक इन घटनाओं की असली वजह का पता नहीं लगा पाया है। हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में हवाना सिंड्रोम के बारे में विस्तार से बताया था। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।